ठीक है, ये हम लोग कंपनी के बाहर से ही हमने सारी जो भी डिटेल्स हैं वो हम लोगों ने देखी थी। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर आते हो तो कोई भी मुझे ये बताए कि कंपनी जब हम लोग क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है वर्किंग स्टाइल, इसका क्या मतलब है? वर्किंग स्टाइल का क्या मतलब है? उसमें मैम ये सारा मेंशन कर सकते हैं, एमआरपी, बैच, साइज, सीरियल नंबर। अच्छा, ठीक है, और अगर आप नॉर्मल लोगे तो नहीं मेंशन कर सकते ये सारी चीजें? हाँ सही तो है। अगर आप नॉर्मल विदाउट सेकेंडरी लोगे तो सिर्फ आप आइटम की क्वांटिटी मेंशन कर सकते हो। आइटम किस बैच का है, किस एमआरपी का है, वो सारा डिटेल आप मेंशन नहीं कर सकते। यस मैम। ठीक है, तो अगर आपको अपने आइटम का डिस्क्रिप्शन ऐसे देना है कि आइटम के साथ मेरा बैच भी है या एमआरपी है या सीरियल नंबर है, तो मैं यहाँ पे सेकेंडरी रखती हूँ, अदरवाइज नॉर्मल। अच्छा, इसके अलावा देखो एक ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे टेक्स्ट स्ट्रक्चर, इसका क्या मतलब होता है टेक्स्ट स्ट्रक्चर का? टेक्स्ट स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक है प्रोडक्ट वाइज और एक है बिल वाइज। यस मैम, जिसमें सिंगल आइटम पे अलग अलग बिल करते हैं वो प्रोडक्ट वाइज। सिंगल आइटम पे अलग अलग बिल करते हैं, अलग अलग टैक्स लगाते हैं। टैक्स लगाते हैं, सॉरी मैम, टैक्स। हाँ और पूरे बिल पे जो सिमिलर टैक्स लगता है वो बिल वाइज। हाँ, ठीक है, मतलब आप यहाँ पर क्या सेट करते हो, राइट? मोहित ने बिल्कुल सही आंसर किया है कि आप जो है वो टैक्स जो है वो किस पर लगाना चाहते हो। क्या टैक्स आप सिंगल प्रोडक्ट पर लगाना चाहते हो, यानी कि मान लो आप 10 आइटम में डील करते हो तो आप उन 10 आइटम वाइज टैक्स बताना चाहते हो, जैसे आपके प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपका आइटम है वैसे। ठीक है, या फिर बिल वाइज, यानी कि आपने बिल बना रहे हो और बिल बनाते टाइम में आप डिफाइन कर दोगे कि इस पूरे बिल पर, या ये जो पूरा बिल हमने परचेज किया है, सेल किया है, ये 5% टैक्स में या 12% टैक्स में मैंने सेल किया है। ठीक है, तो वो आप अगर सिंगल बिल पर लगाना चाहते हो तो बिल वाइज, और अलग अलग आइटम पर लगाना चाहते हो तो प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, अच्छा, एक ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? जीएसटी नंबर मैम, हाँ जी, क्या होता है, कब आपको मिलता है? हाँ, रिकॉर्डिंग परमिशन दे देती हूँ मैं। बताइए जीएसटी नंबर क्या होता है, कब आपको मिलेगा? हेलो। हाँ जी, मैम जब 40 लाख का एक साल में टर्न ओवर हो तो जीएसटी नंबर लगता है। 4 लाख नहीं, 40 लाख। हाँ, 40 लाख से ज्यादा अगर आपकी टर्नओवर होती है तो आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। ठीक है, ये जो आपने टर्नओवर बताई है सही बताई है, 40 लाख, लेकिन ये किसकी है? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की है। ठीक है, अगर आज मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो क्या मैं आज ही रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकती जीएसटी में? हाँ, ले सकते हैं मैम। ठीक है, आप जीएसटी नंबर किसको मिलता है? सिंपल सीधी सी बात, जीएसटी नंबर उसके पास होता है जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है। अब वो यस मैम। डिपेंड करता है कि जब उसकी टर्नओवर क्रॉस हो गई तब उसने लिया रजिस्ट्रेशन, या फिर उसने वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन लिया।
ठीक है। जो भी अगर आप वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन भी लोगे, मतलब खुद बिना टर्नओवर पास हुए जो रजिस्ट्रेशन होता है वो वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन होता है, और अगर टर्नओवर के बेसिस पर रजिस्ट्रेशन होता है तो फिर वो 40 लाख का टर्नओवर आपको देखना होता है। ठीक है। तो अगर आपने उस तरीके से रजिस्ट्रेशन लिया है तो गवर्नमेंट आपको क्या जीएसटी नंबर इशू करेगी। अच्छा, इस लाइक कितने डिजिट्स का होता है, क्या कैसा होता है, किसके ऊपर बेस होता है, कोई बताएगा मुझे? यस मैम, 15 डिजिट का होता है जीएसटी नंबर। ठीक है। स्टार्टिंग का 2 नंबर स्टेट कोड, ओके। उसके ठीक है। बाद पैन कार्ड नंबर, ठीक है, पैन कार्ड नंबर उसके होता है। उसके 10 पैन कार्ड नंबर, उसके बाद आइडेंटिटी नंबर ऑफ सेम ही होता है 1 नंबर। हाँ, उस आइडेंटिटी नंबर क्या होता है? आइडेंटिटी नंबर एक होता है मैम। पेन एक होता जैसे है? मतलब हर कोई एक किसी का नंबर। एक होगा? देखो, एक तो नहीं मैम। एंटिटी एंटिटी नंबर है। यस मैम, एंटिटी नंबर। हाँ, क्या होता है एंटिटी नंबर का मतलब? ये पेन होल्डर का होता है। पेन होल्डर इन अ सेल। नहीं, कुछ और और बताया था मैंने एंटिटी नंबर का मतलब। और उसके बाद मैम बाय डिफॉल्ट रहता है अल्फाबेट। बाय डिफॉल्ट जेड होता है। यस मैम, और उसके बाद चेक सम डिजिट होता है। चेक सम कोड होता है। ठीक है, ये आपने सही बताया। बस ये जो एंटिटी नंबर है इसका क्या मतलब होता है कि मेरे कितने बिजनेस चल रहे हैं, यस मैम। उसका ये कोड होता है। अगर ये मेरा पहला बिजनेस होगा तो ही 1 होगा, अगर ये मेरा दूसरा तीसरा चौथा बिजनेस होगा तो एंटिटी कोड में 4 5 6 ऐसे करके सीरीज जो है वो बढ़ती जाएंगी। यस ठीक। मैम। तो एंटिटी ठीक। नंबर का क्या मतलब होता है कि मेरे बिजनेस। पैन इंडिया में, यानी कि पूरे इंडिया में या फिर एक ही स्टेट में कितने बिजनेस चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लाइक बात करें किसी भी स्पेसिफिक चीज की जिसकी मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं, या फिर एक आपने आज फार्मा का लाइक फार्मेसी ओपन की है, ठीक है, एक आपने 1 साल बाद ओपन कर ली, तो अब क्या होगा, आपका जीएसटी नंबर वही सेम रहेगा, बस एंटिटी कोड पहले उसमें 1 था और इस वाले में 2 आ जाता है। बस ये डिफरेंस आता है और बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं। ठीक है। यस मैम। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों ने एक पढ़ा ये वैल्यूएशन। कंपनी कंपनी का क्या मतलब होता है? यहाँ पर 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, रजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड एंड कॉम्पोजिशन। रजिस्टर्ड का क्या मतलब है कि जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्टर्ड, जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो अनरजिस्टर्ड। एंड कॉम्पोजिशन मैंने आपको बताया था एक स्कीम होती है, ठीक है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए। ठीक है, तो कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने जीएसटी में रेगुलर डीलर रजिस्टर कराया होता है, और कई लोग कॉम्पोजिशन डीलर में अपने आप को रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। दोनों के पास जीएसटी नंबर होता है, बस उनका नाम अलग है। एक रजिस्टर्ड है और एक कॉम्पोजिशन है, और थोड़ा बहुत टैक्स वगैरह भी दोनों का अलग होता है। हम लोग इसको देखेंगे, लेकिन अभी हम क्या बाय डिफॉल्ट रजिस्टर्ड लेके चल रहे हैं। अच्छा, एक ऑप्शन दिया हुआ वैल्यूएशन, किस चीज की कैलकुलेशन या वैल्यूएशन करता है ये? स्टॉक आइटम। हाँ, यानी कि आपका स्टॉक आपके पास अमाउंट में कितना अवेलेबल है। जैसे कि किसी ने आपसे यस मैम। पूछा कि हाँ आपके पास कितना क्वांटिटी स्टॉक है, तो आप बता दोगे कि 10 पीसेज है, 20 पीसेज। अगर किसी ने पूछा कितने रुपए का स्टॉक है, तो उसको क्या करोगे, जो भी उसका परचेज रेट या जो भी कॉस्टिंग होगी इनटू क्वांटिटी करोगे और बता दोगे कि 1 लाख का स्टॉक है या 2 लाख का स्टॉक है। ठीक। तो उसी की कैलकुलेशन के लिए ये यूज होता है कि आप लास्ट परचेज बेस्ड पर कैलकुलेट कराना चाहते हो, एवरेज रेट पर, या सेल्फ फीडिंग। ये तीनों मेथड हैं अलग अलग तरीके से। बस आपको वैल्यूएशन पता होनी चाहिए कि किस चीज की वैल्यूएशन करता है, आपके स्टॉक की वैल्यूएशन करता है। समझ आई ये चीज? यस मैम। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये आपने कंपनी बनाई थी हम लोगों ने लास्ट क्लास में, लेट्स सपोज एचएस ट्रेडिंग कंपनी। ठीक। इसको मॉडिफाई करना हमें पता। अच्छा, अगर इसको मुझे डिलीट करना है तो कैसे करूंगी, क्या प्रोसेस है? इस कंपनी को, एचएस फाइनेंशियल। ट्रेडिंग कंपनी को डिलीट करना है तो क्या करेंगे, बताइए सूरज, क्या कह रहे थे अभी आप? फाइनेंशियल ईयर सारा डिलीट करेंगे, उसके बाद कंपनी डिलीट कर सकते हैं मैम। हाँ, राइट। ठीक है।
आपको क्या करना है, सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ईयर्स डिलीट कर दोगे तो कंपनी ऑटो डिलीट हो जाएगी। जैसे कि मुझे ये वाली कंपनी डिलीट करनी है, तो मैं क्या करूंगी, एंटर की प्रेस करूंगी एंड ये ऑप्शन आ रहा है डिलीट फाइनेंशियल ईयर, एंटर करोगे और यहाँ से आप बैकअप ले लोगे पहले, क्योंकि बिना बैकअप लिए सॉफ्टवेयर आपको डिलीट नहीं करने देगा। यस मैम। उसके बाद आप टाइप कर दोगे डिलीट, तो आपकी जो कंपनी है वो डिलीट हो जाएगी। इस नाम की देखो मेरी दो कंपनी थी, क्योंकि कल मैंने आपको बैकअप वाला पार्ट बताया था ना, तो इसलिए हमने दो कंपनी यहाँ पर कर लिया था रिस्टोर। तो यहाँ पर एक ही कंपनी आ रही है, बेचेस ट्रेडिंग कंपनी। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक और हम लोगों ने एक ऑप्शन देखा था कि बैकअप। बैकअप का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा मुझे? बैकअप का क्या मतलब है? मैंने अभी आपको बताया डिलीट करने से पहले आपको क्या लेना है, बैकअप लेना है। तो बैकअप का क्या मीनिंग है? डेटा को सेव करने के लिए। हाँ, ठीक है आशीष, आप सही बता रहे हो कि आपने जो भी इसमें वर्किंग की है, जैसे आपने आज की डेट में 2 4 5 जो भी सेल बिल परचेज बिल चढ़ाए हैं, आप चाहते हो कि कोई और आके इसमें एक्स्ट्रा बिल की एंट्रीज ना कर दे या कोई बिल मेरा चेंज ना कर दे, तो उसके लिए आपने जितना आपके एंड से काम है उससे आप सेव करा के किसी दूसरे फोल्डर में, किसी दूसरी ड्राइव में रख लोगे। और कभी आपको ऐसा लगेगा कि डेटा जो है वो मिसप्लेस हो रहा है, मतलब मिसमैच हो रहा है, तो आप क्या करोगे, जो पुराना वाला जो आपने काम अपना सेव करा के रखा था उसी को रीस्टोर कर लोगे। ठीक है, तो वो हम कहाँ से करते हैं, यहाँ से बैकअप लेते हैं और यहाँ से अपने डेटा को वापस लाते हैं, रीस्टोर करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर मान लो मेरी किसी ने ये कंपनी डिलीट कर दी, ठीक, ये वाली जो कंपनी है एचएस ट्रेडिंग कंपनी, लेट्स सपोज मैंने आज कंपनी बनाई, मैंने सारी वर्किंग की, ठीक है, और आशीष आए, आशीष को पता था कि कंपनी कहाँ से डिलीट होती है और उन्होंने डिलीट फाइनेंशियल ईयर में आके कंपनी डिलीट कर दी। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताओ कि क्या मैं उस कंपनी और उसकी सारी वर्किंग वापस ला सकती हूँ या नहीं, जो मैंने की यस थी? मैम। जो भी डिलीट किए होंगे वो सबसे पहले तो बैकअप लिए लिए होंगे, उसके बाद ही वो कंपनी डिलीट हुआ होगा। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, अगर कोई कंपनी आपकी डिलीट भी हो गई है तो आप क्या कर सकते हो, उसको इजीली रीस्टोर कर सकते हो, क्योंकि डिलीट करने से पहले भी सॉफ्टवेयर क्या बैकअप के लिए बोलता है। क्लियर? अच्छा, अब अगर मान लो तो आपको रीस्टोर कैसे करनी है, जैसे मान लेते हैं हम लोग यही वाली कंपनी है एचएस ट्रेडिंग कंपनी, ये ब्रांच 01 वाली, मैंने बता दिया कोई आया किसी ने डिलीट फाइनेंशियल ईयर पे एंटर किया और मेरी इस कंपनी को डिलीट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर अब अगर मुझे क्या करना है, इस सेम कंपनी को ही रीस्टोर करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, सेम किसी भी कंपनी पर आप एंटर की प्रेस करोगे एंड रीस्टोर बैकअप का ऑप्शन है, इस पर आप एंटर करोगे, रीस्टोर फ्रॉम फाइल, जहां पर भी बैकअप है उसे आप एक बार देख लोगे, ढूंढ लोगे और फिर उसके बाद उसे रीस्टोर करा लोगे। ठीक है, तो अभी मैं कल जहां पर भी हमने एक फोल्डर बनाया था, हमने सी ड्राइव में एक फोल्डर बनाया था फाइनेंशियल ईयर बैकअप का, वो देख लेते। ठीक है, ये रहा मेरा फोल्डर, सेलेक्ट करोगे, देखो ये रहे मेरे सारे फाइनेंशियल ईयर बैकअप, सेलेक्ट करोगे एंड देन उसके बाद उसे आप इजिली देखो रीस्टोर। अच्छा, यहाँ पर ओवरराइट का ऑप्शन नहीं आ रहा, कोई मुझे बताएगा? जब हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था तो वहां पर क्रिएट और ओवरराइट का ऑप्शन आ रहा था और यहाँ पर एग्जिट एंड रीस्टोर का ऑप्शन आ रहा है, क्यों? वहाँ पे मैम हम बैकअप ले रहे थे, यहाँ पे रीस्टोर कर रहे हैं। हाँ, मतलब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, कंपनी है नहीं, कंपनी डिलीट हो चुकी है, उस कंपनी को वापस ला रहे हो, तो वो होता है आपका कंपनी को रीस्टोर करना। ठीक है, और एक होता है डेटा को रीस्टोर करना, मतलब यहाँ पर अगर मान लो ये कंपनी होती, इस कंपनी की आशीष ने 2 4 एंट्रीज डिलीट कर दी होती, ठीक, तो मैं क्या करती,
अपने बैकअप को ओवरराइट, मतलब जो भी बैकअप है उसे रिस्टोर करती है, रिस्टोर में ओवरराइट का ऑप्शन सेलेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि कंपनी तो है लेकिन कंपनी के अंदर का डेटा नहीं है। ठीक है, 2-4 डेटा डिलीट कर दिया, 2-4 मेरी एंट्रीज जो है वो आशीष ने डिलीट कर दी, उसका हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लाइक कंपनी ही डिलीट कर दिया उन्होंने, तब तो आपका सिर्फ रीस्टोर का ऑप्शन आएगा। रीस्टोर पर क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पर आपकी कंपनी जो है आप देखोगे वो रीस्टोर हो जाएगी। तो ये चीजें तो हमने सारी, यहाँ पर आप स्किप की प्रेस करोगे और देखोगे ये आपकी कंपनी आ गई। तो ये सब तो हमने लास्ट लेक्चर में देख ही लिया था, रिस्टोर करना, आपका फाइनेंशियल ईयर डिलीट करना। ठीक है, अब हम लोग आगे अपना जो जीएसटी वाला पार्ट है वो स्टार्ट करेंगे, सॉरी अकाउंटिंग वाला पार्ट जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये न्यू फाइनेंशियल ईयर और फाइल एंड मेंटेनेंस एंड एरर चेकिंग एंड रीराइटिंग। देखिए इसमें फाइल एंड मेंटेनेंस में तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये जब मैं आपको वर्किंग कराऊंगी ना सॉफ्टवेयर के अंदर, तभी मैं आपको इसका इम्प्लीमेंटेशन बताऊंगी क्या होता है। एरर चेकिंग एंड रीराइटिंग भी हम तभी देखेंगे, एंड फाइनेंशियल ईयर को क्रिएट करना भी हम तभी देखेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको अकाउंटिंग जो है वो वाला पार्ट स्टार्ट करवाने जा रही हूँ। क्लियर है? चलिए अकाउंटिंग देखो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको देखो बेसिक इंट्रो दे देती हूँ, क्योंकि आप देखो सॉफ्टवेयर में काम करने जा रहे हो तो आपको कुछ कुछ चीजें अकाउंटिंग की भी सीखनी होगी। आपको पता होना चाहिए कि हाँ अकाउंटिंग क्या होती है, या फिर किस तरीके से आप, बेसिक चीज तो आनी चाहिए कि आप सॉफ्टवेयर में कैसे उस चीज को मेंटेन करते हो या एंटर करते हो। अच्छा, कोई आप में से बताएगा अकाउंटिंग होती क्या है, अगर किसी को कोई भी आइडिया हो तो इसके बारे में। मैम इसमें एंट्री करने के लिए 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। हाँ ठीक है, ये सही बताया आपने। ठीक है, अकाउंटिंग में आप एंट्रीज करते हो इन तीनों अकाउंट्स के थ्रू। और ठीक है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, और अगर एक सॉफ्टवेयर में आप यूज करोगे तो कैसे यूज करोगे। अकाउंटिंग के अंदर ना, अकाउंटिंग का मतलब ही ये होता है कि जो भी आपकी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, सबसे पहले अकाउंटिंग कहाँ पर होगी, जहां पर पैसों का इन्वॉल्वमेंट होगा, मतलब जहां पर कैश या मनी वाली चीजें होंगी वहीं पर अकाउंट्स होंगी। ठीक है, जहां पर मनी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता वहां अकाउंटिंग नहीं होती है। ठीक है, तो जो जनरली जो आप यहाँ पर एंट्रीज करोगे, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, यहाँ पर पैसों का इन्वॉल्वमेंट तो आएगा ही। ठीक है, मनी का इन्वॉल्वमेंट आएगा, तो उसी के लिए कि कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कब उसे डेबिट करना है, कब उसे क्रेडिट करना है, आपको अकाउंटिंग सीखने की जरूरत होती है। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अगर मैं अकाउंटिंग की बात करूं तो अकाउंटिंग का मतलब होता है सबसे पहले बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अब देखो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस का क्या मतलब होता है कि जो भी बिजनेस में लेन देन हुए हैं, जैसे कि आज अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो पहले आइटम खरीदोगे। ठीक, फिर उसके बाद अगर आपको लगेगा तो आप क्या करोगे, कोई एक पर्सन सैलरी पर रखोगे, कोई एक एम्प्लॉय रखोगे। Accounting is the art of recording transaction in general, then classify into ledgers and make the trial balance एंड बैलेंस शीट, राइट। ठीक है, जो भी आंसर आपने दिया है माइंड रूट से जिन्होंने कनेक्टेड है, बिल्कुल सही बताया आपने कि आप उसे रिकॉर्ड करते हो जर्नल में, क्लासिफाई करते हो लेजर्स के अंदर, एंड उसके बाद उसको रिपोर्ट फॉर्म में ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट बनाते हो। ठीक है, बट किस चीजों का, जो भी आपके बिजनेस के लेन देन होते हैं, बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती है। जैसे मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, उसमें कैपिटल लगाई, मतलब पैसे इन्वेस्ट किए मैंने। ठीक है, उसके बाद मुझे लगा कि एक मैं एम्प्लॉय रख लेती हूँ, तो उस एम्प्लॉय की सैलरी का जो भी ट्रांजैक्शन होगी। ठीक है, इसके बाद आइटम खरीदा उसकी ट्रांजैक्शन, आइटम को सेल किया उसकी ट्रांजैक्शन। ठीक है, किसी कस्टमर से पैसे मिले वो रिसिप्ट हो गई, किसी को पे किए तो वो पेमेंट हो गया। तो ये जितनी भी बिजनेस के लेन देन होते हैं उसी के बिहाफ पे आप अकाउंट्स करते हो। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, जो भी आपके बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं उसको रिकॉर्ड करना। ठीक,
क्या करना है आपको? रिकॉर्डिंग करनी है उसकी। रिकॉर्डिंग का क्या मतलब? अब देखो, अगर आप रिकॉर्डिंग नहीं करोगे तो आपको पता कैसे लगेगा कि कितना सामान आपने सेल कर दिया, कितना सामान खरीद लिया आपने? आपको पता कैसे लगेगा? अगर मान लो मैं सिर्फ सेल करती जा रही हूँ, आ रहा है कोई भी कस्टमर या कोई भी पार्टी आ रही है, उसको दे दिया सामान, और सारी चीजें मैंने क्या रखी है कि हाँ इससे इतना पैसा आ गया है, ठीक है, और उसको मैंने कहीं रिकॉर्ड नहीं किया, कहीं लिखा नहीं, तो जब एट द एंड ऑफ द डे भी अगर आप देखोगे तो आपको पता नहीं लगेगा कि कितना सामान मैंने क्रेडिट पे बेच दिया, ठीक है, और कितना सामान मेरा मेरा कैश पे मैंने बेच दिया, और उसमें भी क्या क्या सामान बिका है, कितनी कितनी क्वांटिटीज मैंने बेची है, वो सब आप पता नहीं लगा पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या होता है, जितनी भी ऐसी चीजें होंगी उन सबको रिकॉर्ड कर लोगे, मतलब लिख लोगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग में ये बोला जाता है कि सबसे पहले अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो जो भी बिजनेस के लेन देन हो रहे हैं उनको आप रिकॉर्डिंग करते जाओ, लिखते जाओ, ठीक है। उसके बाद अब मान लो रिकॉर्डिंग आपने कर ली, तो बहुत सारी चीजें आपने रिकॉर्ड कर ली होगी, ठीक है। अब रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको कुछ कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, मतलब उनको क्लासिफाई करना होता है। क्लासिफाई का क्या मतलब? जैसे अब ऐसा तो है नहीं ना, जैसे मान लो बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ सामान बेचा और सामान खरीदा, ये दो ही चीजें नहीं होती, इसके अलावा भी कई चीजें होती हैं। जैसे कि क्रेडिट पे आपने सेल किया है तो उसका अलग रिकॉर्ड करोगे, ठीक है, किसी को सैलरी दी है एम्प्लॉय को तो उसका अलग रिकॉर्ड करोगे। अब सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सारे भी खर्चे होते हैं, ठीक है। और भी बहुत चीजें होती हैं कि किसी पार्टी से एडवांस आ रहा है, किसी पार्टी को आप बाद में पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। तो उन सारी चीजों को आपको क्या करना होता है? क्लासिफाई करना होता है, ठीक है। क्लासिफाई का क्या मतलब? कि सिंपल सीधी सी बात है, सैलरी है तो सैलरी के अंडर डाल दो, ठीक है। कैश में पैसा आया है तो कैश के अंडर डाल दो, ठीक है। अगर रेंट दिया है तो रेंट का आप उसका एक लेजर बना दो, या उस स्पेसिफिक रेंट ग्रुप के अंडर डाल दो। तो आपको क्या करना है? चीजों को क्लासिफाई करना है, ठीक। क्लासिफाई करने का सिंपल मतलब है कि जो भी टर्म जिससे रिलेटेड है वो उसके अंडर आप क्या कर दो, डाल दो। जैसे पार्टी है तो उसको, सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि किन किन पार्टी से डील करते हो आप, तो उन सब का आप क्या करते हो? अकाउंट ओपन करते हो। मतलब क्लासिफिकेशन का सबसे सिंपल मतलब होता है कि सबका अकाउंट आप ओपन कर दो सॉफ्टवेयर के अंदर। अब वो कैसे करते हैं, वो हम लोग, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करते हैं, ठीक है। क्या करना होता है? आपको अकाउंट ओपन करना होता है। क्यों? क्योंकि अभी आपने नई कंपनी बनाई, सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि आप सैलरी देते होगे, सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि रेंट आप देते होगे, सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देते होगे, सॉफ्टवेयर को नहीं पता कि मिस्टर राम या मिस्टर श्याम या मिस्टर अरुण, इनको आप सेल करोगे। तो इन सब का आपको कहीं ना कहीं वहां पे नेम एंटर तो करना पड़ेगा ना, कि हाँ मैं इसको पेमेंट करूंगी, इसको, ये मेरे एम्प्लॉयज हैं, इनको सैलरी देनी है, ठीक है, रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देनी है, ये कहीं ना कहीं आप सॉफ्टवेयर को बताओगे। तो उसको हम बोलते हैं क्या? क्लासिफाई करना। ये चीज समझ आ रही है? सभी को क्लियर हो रही है ये चीज? ठीक है, मतलब सबसे पहले जो भी आपका बिजनेस का लेन देन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करते रहो। अब रिकॉर्ड ऐसे थोड़ा ना सारी चीजें एक ही जगह रिकॉर्ड कर लोगे। अब अगर मान लो आप सारी चीजें एक जगह रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है, तो कितनी दिक्कत होगी आपको। अगर एट द एंड आपको देखना है कि हाँ मैंने सैलरी पे कितना खर्च कर दिया, तो आपने तो उसको कहीं पर बीच में जहां पर सेल परचेज हुआ था वहां पर लिखा हुआ है, तो उसको बहुत ज्यादा आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जब आप क्लासिफाई कर दोगे, एक सैलरी का आपने अकाउंट ओपन कर दिया और बता दिया कि सैलरी का जितना भी खर्चा करेंगे वो सैलरी के हेड के अंदर ही डालेंगे, तो अगर एट द एंड आपको देखना है कि अच्छा सैलरी पर कितना खर्चा हुआ, तो आपको वो जहां पे आपने रिकॉर्डिंग की है वहां देखने की जरूरत नहीं है। सैलरी के हेड में जाओ और देख लो कि अच्छा 20,000 रुपए की आपने सैलरी दी है। तो क्लासिफिकेशन क्या होती है? जो आपका जो भी डेटा होता है, या जो भी आप जितना आपने एक्सपेंस किया होता है, उसकी आपको बिल्कुल करेक्ट वैल्यू एक तो देता है, और ऊपर से जल्दी देता है। मतलब कि आपका जो भी डिटेल है वो आप इजिली देख पाओगे। आपको ये जो जहां पर आप रिकॉर्डिंग कर चुके हो वहां जाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? तो रिकॉर्डिंग करने के लिए, आप रिकॉर्डिंग का मतलब है कि सारी चीजें एक जगह आप लिख रहे हो,
क्लासिफाई करने का मतलब है जो जिसके लाइक जो जिससे रिलेटेड है उसके अंडर आप डाल दो। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल की मैं आपको बात बताती हूँ कि आपने क्या कर रखा है, कोई भी चीज है, ठीक है, मैं इसी यहीं पर अगर सारी चीजें लिखने लग जाऊं, ठीक है, कि हाँ इतना सेल हुआ, इतना परचेज हुआ, इतनी सैलरी दी, इतना रेंट दिया, इस पार्टी से पैसा आया, इस पार्टी को पैसा गया, इतना बैंक में ट्रांसफर किया, एक ही जगह में लिखने लग जाऊं और एकदम से मुझसे ओनर ने पूछ लिया कि अच्छा रेंट पर कितना एक्सपेंस हुआ है, तो मान लो आज की डेट में मैंने 15 से 20 या फिर इवन इससे भी ज्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं, मान लो 150 200 ट्रांजेक्शन हो गई हैं। अब वो मुझसे पूछे रेंट कितना दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इतनी पूरी 200 300 ट्रांजेक्शन में मुझे ढूंढना पड़ेगा कि अच्छा रेंट यहाँ इस नंबर पे है और ये मैंने 5,000 रुपए का रेंट दिया है। तो उसके लिए आप क्या करते हो, रिकॉर्डिंग तो करोगे ही, रिकॉर्डिंग कर रखी है ठीक है, लेकिन अगर मुझसे किसी ने पूछ लिया तो मुझे उस रिकॉर्डिंग में देखने की जरूरत नहीं है। मैंने रेंट को अलग से क्लासिफाई कर रखा है, रेंट के नाम का एक लेजर बना दिया है, आई मीन एक हेड ओपन कर दिया है, एक अकाउंट ओपन कर दिया है, और जितना रेंट मैं दूंगी उसी रेंट वाले लेजर के अंडर डाल दूंगी। इस महीने 5,000 दिया तो 5,000, अगले महीने 5,000 और दिया तो प्लस कर दूंगी 5,000, टोटल दिखा दूंगी 10,000। तो उससे क्या होगा, अगर ओनर या फिर कोई भी मुझसे पूछेगा कि अच्छा कितना रेंट पे खर्चा हुआ है, तो मैं बता दूंगी लास्ट 2 महीने के रेंट आपने दे दिए, 10,000 का खर्चा हो गया। तो इसलिए क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। रिकॉर्डिंग में तो आपने सब एक जगह रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन जब तक उसे क्लासिफाई नहीं करोगे आपको पता नहीं लग पाएगा कि कितना किस पे खर्चा हुआ है या कितना किस पार्टी से पैसा आया है, पैसा गया है। वो सारी चीजें आप रिकॉर्ड नहीं कर पाओ, वो सारी चीजें आप क्लासिफाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आपने रिकॉर्डिंग कर ली, क्लासिफिकेशन कर लिया, अब इसे हमने किया क्यों है, जैसे कि आप क्या करते हो, सारी चीजें आपने एक जगह लिख ली, उसे बता दिया कि हाँ ये रेंट पर मैंने इतना किया है, सैलरी का अकाउंट ओपन कर दिया तो सैलरी का सैलरी के अंडर डाल दिया, बट इसका रिजल्ट क्या होगा, वही रिजल्ट देखने के लिए या फिर वही रिपोर्टिंग पार्ट भी इसके अंदर आता है। ठीक है, अब अगर मान लो ओनर मुझसे पूछ रहा है कि अच्छा रेंट पे कितना खर्चा किया है, तो मैं रेंट वाला लेजर ओपन करूंगी या उसका अकाउंट ओपन करूंगी और देख लूंगी। अच्छा अगर ओनर मुझसे पूछ ले कि पूरे साल में इस साल का कितना प्रॉफिट हुआ है वो बता दो जरा, तो अगर आप रिकॉर्डिंग देखोगे तो वहां से तो आपको कोई रिजल्ट मिलेगा नहीं। क्यों, क्योंकि वहां तो आपने सेल किया तो लिख दिया, परचेज किया तो लिख दिया, सैलरी दी तो लिख दी, रेंट पे किया तो लिख दिया, मतलब आपने एक जगह सारी रिकॉर्डिंग कर रखी, तो वहां से तो आप प्रॉफिट एंड लॉस पता ही नहीं लगेगा। क्लासिफाई में भी जाके देखोगे तो वहां से भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं पता लगेगा। क्यों, क्योंकि आप कभी भी ऐसा नहीं होता कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपको अकाउंट ओपन नहीं करना। प्रॉफिट का मतलब क्या होगा, अगर मान लो मैं पूछूंगी कि आप कब मानोगे आपका प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि मैम जब भी एक्सपेंसेस जो होंगे, यानी बिजनेस का जो भी आपने पैसा लगाया है उसमें, मान लो 1 लाख रुपए लगाया और एट द एंड 2 लाख रुपए की इनकम हुई, तभी आप मानोगे प्रॉफिट हो रहा है। अगर 1 लाख रुपए लगा के सिर्फ 50,000 रुपए ही वापस आ रहे हैं, तो इसका मतलब जितना पैसा आपने लगाया था उतना आपको नहीं मिल रहा, इट मीन्स आपका लॉस है। ये चीज समझ आ रही है, क्लियर हो रही है ये चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, मतलब जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया होता है, अगर उससे ज्यादा का आपकी इनकम हो जाती है, जैसे मान लो मेरी सेल्स ज्यादा होगी, मैंने परचेज किया 10,000 रुपए का आइटम, मान लो कोई भी आइटम आपने 1,000 रुपए का खरीदा और उस पे 500 रुपीज अपना मार्जिन लगा के अगर उसे आप 1,500 में सेल कर दोगे, तो आप क्या बोलोगे कि 500 का आपको प्रॉफिट हो गया। ठीक, क्योंकि 1,000 रुपए का खरीदा था, 1,500 में बेच दिया। तो वो जो रिपोर्ट है, आपने तो यहाँ तो सारी चीजें एक साथ रिकॉर्ड कर दिया तो यहाँ से भी नहीं देख सकते। यहाँ पर भी अगर मुझसे ओनर स्पेसिफिक पूछ ले कि अच्छा एक्सपेंस कितना है, अगर वो मुझसे पूछ ले कि कितने एक्सपेंस किए हैं आपने, तो मैं बता दूंगी कि अच्छा रेंट पे पैसा गया है, सैलरी पे पैसा गया है, पार्टी को पैसा दिया है। ठीक है, वो सब आप बता दोगे। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर वो मुझसे पूछ रहे कि टोटल पूरे साल का कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ठीक है, कितनी आपकी टोटल एसेट है, कितनी टोटल लाइबिलिटीज हैं, तो वो मैं रिजल्ट या फिर रिपोर्ट के थ्रू बता पाऊंगी। ठीक है,
मतलब अगर आपको क्या जानना है, व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो आप बिना रिपोर्ट मेंशन किए आप नहीं बता पाओगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ से मिलेगा, रिजल्ट और रिपोर्टिंग पार्ट से, कि क्या बिजनेस चला रहे हो। अब अल्टीमेटली मैंने क्यों की दुनिया भर की रिकॉर्डिंग, दुनिया भर का क्लासिफिकेशन, ताकि मुझे मंथ एंड में पता तो लग सके कि पैसा लगाया है तो कहीं लॉस तो नहीं हो रहा उसमें, कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा लगा के अल्टीमेटली मैं अपना नुकसान कर रही हूँ। तो इसीलिए आप क्या करते हो, एक रिजल्ट या एक रिपोर्ट की स्टेटमेंट भी आपको बनानी पड़ती है कि टोटल खर्चे कितने हुए और टोटल पैसे कितने आपको मिले, मतलब रिसिप्ट कितना हुआ और पेमेंट कितना हुआ। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर बिजनेस की रिसिप्ट ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, या बिजनेस की पेमेंट ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा? बताइए। मतलब अगर बिजनेस की रिसिप्ट ज्यादा है तो पैसे तो आपको प्रॉफिट होगा, या पेमेंट ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा? अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है, एक बार वापस से सभी लोग कनेक्ट कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। रिसिप्ट, राइट, मोहित ने सही बताया। एक बार वापस से रिकनेक्ट कर लेते हैं हम लोग, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाली है।